Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएनए नर्सिंग एकेडमी। आज हम देख रहे हैं आरआरबी का एक और फुल पेपर, ठीक है, जो कि है 100 मार्क्स का 90 मिनट्स के लिए। इसमें हम देखेंगे नर्सिंग पार्ट वन बाय वन। तो सारे क्वेश्चंस हम देखते हैं जो भी नर्सिंग से रिलेटेड है। उस पेपर उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, यहाँ से शुरू होता है हमारा पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गाउट? गाउट क्या है? ए डिजनरेटिव डिसऑर्डर, अ वास्कुलर डिसऑर्डर, अ रीनल डिसऑर्डर, अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो गाउट क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें पेन होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लाइट ऑफ विच कलर इज यूज टू ट्रीट नियोनेटल जॉन्डिस? नियोनेटल जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए कौन सी कलर की लाइट चाहिए होती है? रेड लाइट, येलो लाइट, ऑरेंज लाइट या ब्लू लाइट? इसके लिए हमको चाहिए होती है ब्लू लाइट। ब्लू लाइट क्या करती है? जो बिलिरुबिन होती है उसको ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। बच्चों में ये जब ये जॉन्डिस होता है तो उसको ठीक करने के लिए हम ब्लू लाइट फोटोथेरेपी देते हैं बच्चों को, ब्लू लाइट यूज की जाती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्टमक विच कनेक्ट और ज्वाइंस विद ईसोफेगस। देखो, जो हमारा जीआई सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसमें क्या होता है, ईसोफेगस से नीचे हमारा स्टमक अटैच होता है। तो स्टमक का कौन सा पार्ट होता है जो ईसोफेगस से कनेक्ट होता है, ज्वाइन होता है? फंडस, कार्डिया, बॉडी या पाइलोरस? तो इसमें होता है कार्डिया। कार्डिया जो होती है छोटी सी ऐसे टिप टाइप में होती है जो ईसोफेगस से अटैच होती है। तो कार्डिया इज द पार्ट ऑफ द स्टमक जो ईसोफेगस से कनेक्ट होता है। Which one of the following is infectious hepatitis? अब infectious hepatitis किसे कहते हैं? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस डी? तो जो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहा जाता है वो हेपेटाइटिस ए को कहा जाता है, ठीक है। इसका फीकल ओरल रूट होता है, ये इन्फेक्शियस होता है बहुत ज्यादा। जैसे हेपेटाइटिस बी को हम क्या कहते हैं? सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं, ठीक है। वो बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड होता है, जबकि जो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस ए होता है। सो ए इज द राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनली द नर्सिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। नर्सिस डे हम पूरे वर्ल्ड में कब सेलिब्रेट करते हैं? मई 12, नवंबर 14, अक्टूबर 24 या दिसंबर 22? हम करते हैं मई 12 को। क्यों करते हैं मई 12 को? क्योंकि इस दिन हमारी जो फाउंडर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनका बर्थडे था। तो तब से हम मई 12 को इंटरनेशनल नर्सिस डे सेलिब्रेट करते हैं। Which one of the following vaccination is necessary for pregnant lady? अब प्रेग्नेंट लेडी के लिए कौन सा वैक्सीनेशन जरूरी होता है? टेटनस, बीसीजी, रुबेला या डिप्टी? देखो, आजकल की जो गाइडलाइंस है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको टेटनस और डिप्थीरिया यानी कि टीडी वैक्सीनेशन दिया जाता है प्रेगनेंसी में। अब अगर इसमें ऑप्शन नहीं है तो हम टेटनस चूज करेंगे, क्योंकि इनिशियली टेटनस दिया जाता था, ठीक है। और अगर टीडी है, देखो पर्ट्यूसिस नहीं देते यहाँ पे, टी और डी यानी कि डिप्थीरिया और टेटनस वाला तो है, पर पर्ट्यूसिस भी है, तो पर्ट्यूसिस नहीं देते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। तो राइट ऑप्शन इज टेटनस। अगर डी नहीं आता को तो भी कोई बात नहीं, टेटनस कंपलसरी होता है। विच इज द केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन? एस्प्रिन को केमिकली क्या कहते हैं? एसिटिक सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसीटोन सैलिसिलिक एसिड, एमिड सैलिसिलिक एसिड? यानी कि इन ऑप्शन से हमें ये तो पता चल गया कि सैलिसिलिक एसिड सारों में है, तो वो तो करेक्ट है। तो ए, जो फर्स्ट ए है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है? दैट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टूल ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड। जो बच्चे का जो नियोनेट होता है, जब वो फर्स्ट टाइम अपना स्टूल पास करता है, उसको क्या कहते हैं? सीबम, लेन्यूगो, मिकोनियम या वर्निट सिरोसा? तो उसको कहते हैं मिकोनियम। जो फर्स्ट स्टूल होता है वो मिकोनियम होता है। इवन कई बार हम जैसे डिलीवरी से पहले जो डॉक्टर होती है वो बोलती है कि एमएसएल हो गया, मिकोनियम स्टेन्ड लाइकर हो गया, यानी कि बच्चे ने पेट में ही स्टूल पास कर दिया है, ठीक है। तो उसमें कई बार हम सीएस वगैरह इंड्यूस कर या अर्ली इंड्यूस करते हैं लेबर को, तो मिकोनियम कहा जाता है फर्स्ट स्टूल जो पास होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पुअर मैन्स मीट? मिल्क, फिश, पल्सेस या चिकन? गरीब आदमी का मीट किसे कहा जाता है? दूध को, फिश को, पल्सेस को या चिकन को? देखो, इसमें राइट आंसर है पल्सेस, क्योंकि चिकन वगैरह तो बहुत महंगा होता है, फिश भी महंगी होती है,
तो पल्सेस को हम पुअर मैन्स मीट कहते हैं, क्योंकि मीट से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन। तो गरीब आदमी प्रोटीन लेने किस पे डिपेंडेंट होता है, पल्सेस यानी कि दालों के ऊपर होता है। अगर सारी पल्सेस के ऑप्शंस में भी ये आता है कि इन सब में से पुअर मैन्स मीट कौन सा है, मतलब सबसे चीपेस्ट और हाई रिच प्रोटीन कौन सा है, तो द आंसर इज सोयाबीन। ठीक है, ये वर्ड वैसे हम यूज करते हैं सोयाबीन के लिए, सोयाबीन इज अ पुअर मैन्स मीट। पर अगर इसमें सोयाबीन नहीं है तो सोयाबीन इज अ पल्स, तो पल्सेस इज द राइट आंसर। अब हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट टाइफॉइड बैसिलस, टाइफॉइड बैसिलस को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, वीडीआरएल, विडाल, बीसीजी या यूडीआरएल। देखो इसमें से हमारा जो होता है वीडीआरएल होता है जो आरटीआईज वगैरह होती है ना, उनके लिए हम वीडीआरएल करते हैं। विडाल किसके लिए करते हैं, विडाल हम करते हैं टाइफॉइड बैसिलस को डिटेक्ट करने के लिए। बीसीजी तो एक वैक्सीनेशन है और यूडीआरएल कंप्यूटर वगैरह में यूज होता है। तो विडाल टेस्ट होता है टाइफॉइड बैसिलस को डिटेक्ट करने के लिए। थैलेसीमिया इज अ कॉन्जेनिटल, थैलेसीमिया एक बीमारी है, कॉन्जेनिटल मतलब बाय बर्थ बच्चे को मिलती है। डिफेक्ट इन बोन्स, ब्लड डिसऑर्डर, न्यूरल डिफेक्ट या मस्कुलर डिफेक्ट। थैलेसीमिया जो है कंजेनिटल ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो हीमोग्लोबिन है वो डिफेक्टिव होता है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में अनीमिया होता है, तो बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, तो इट्स अ कंजेनिटल ब्लड डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस वाटर स्टूल इज अ सिम्टम ऑफ, अब राइस वाटर स्टूल किस चीज का सिम्टम है, डेंगू, मलेरिया, कॉलरा या टाइफॉइड। तो ये सिम्टम है कॉलरा का। ठीक है, कॉलरा किससे होता है, विब्रियो कॉलरे, एक बैक्टीरिया है उससे होता है जिसमें राइस वाटर स्टूल होता है, और ये फीकल ओरल रूट से स्प्रेड होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्म्स ट्यूमर अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, जो विल्म्स ट्यूमर है ये कहाँ पे होता है। ठीक है, विल्म्स ट्यूमर जो होता है ये लीवर, किडनी, यूट्रस या स्किन, किस में होता है। ठीक है, ये एक न्यूरोब्लास्टोमा होता है, ये बच्चों में नेफ्रोब्लास्टोमा होता है, सॉरी ये नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं इसको। नेफ्रो मीन्स किडनी, किडनी में होता है, और ये अप टू 5 इयर्स ऑफ एज के बच्चों में होता है। ठीक है, ज्यादातर ये बच्चों में ही होता है। तो विल्म्स ट्यूमर किससे रिलेटेड है, किडनी, यानी कि नेफ्रोब्लास्टोमा, किडनी में ही ये ट्यूमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है मतलब जो कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, रेसिपिएंट, ए, ओ, ए बी या बी। तो आप सबको पता है ये सबसे इजी सा क्वेश्चन है, तो रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, ए बी। ठीक है, और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ। तो हमारे लिए ये क्लियर होना चाहिए, बाकी जो ए और बी है ना वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं ना डोनर होते हैं, वो अपने ही टाइप का ब्लड लेते हैं। पर कोई भी ब्लड ग्रुप कौन ले सकता है, ए बी, क्यों, क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो वो किसी के अगेंस्ट भी, ए बी किसी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज नहीं बनाता है। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा आर, ये दोनों क्या हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, नर्वस डिसऑर्डर या नन ऑफ दीज। देखो इन दोनों में होता क्या है, बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि बहुत सारा जो पर्सन होता है वो बहुत सारा खाना खाता है, उसके बाद वॉमिट करता है। ठीक है, जानबूझ के वॉमिट करता है, उसको लगता है कि मेरा वेट ना बढ़ जाए उसके बाद। और एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि वो सब कुछ खाना ही छोड़ देता है क्लाइंट, कि नहीं मुझे पतला, मैं मेरा वेट गेन हो रहा है, वेट गेन हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो ये दोनों क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर, खाने से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है द जनरल साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन इज, अब पेनिसिलिन के जनरल साइड इफेक्ट्स क्या है, रैशेस विद इचिंग, फीवर, रीनल कैल्कुलाई या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस। देखो जनरल सिम्टम्स में, किसी भी दवाई के जनरल सिम्टम्स में सबसे पहले क्या आते हैं, रैशेस एंड इचिंग। स्नेलन चार्ट इज यूज फॉर मेजरिंग, स्नेलन चार्ट क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, विजन, हियरिंग, स्मेल या टच। तो इनमें से क्या ऑप्शन होता है, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्नेलन चार्ट क्या होता है। जब भी आप आंखों के डॉक्टर के पास जाते हो, उसमें जैसे लिखा होता है AOX, वो जो चेक करवाते हैं, पढ़वाते हैं आपको, उसके लिए, यानी कि ये विजन के लिए होता है। उसके बाद है विच इज द लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी नर्व कौन सी होती है, फिमोरल नर्व, शियाटिक नर्व, प्यूडेंटल नर्व या थोरेसिक नर्व। इसका आंसर है शियाटिक नर्व। ये नर्व कहां से आती है, लंबर सैक्रल वर्टिब्रा से लेके आपके फुट तक जाती है, तो ये सबसे लंबी नर्व होती है हमारी बॉडी में। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प जो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा आयन हेल्प करता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या पीओ। ठीक है, फॉस्फेट।
तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? प्रोथ्रम्बिंग को थ्रोम्बिंग में चेंज होने में हेल्प करता है, जो अल्टीमेटली ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होती है। The weight of an infant become twice the birth weight at the age of, जो बच्चे का वेट है जो बर्थ वेट से डबल होने में कितना टाइम लेता है? 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर? जो बच्चे का वेट है वो डबल होने में, देखो 5th मंथ में डबल हो जाता है बच्चे का वेट। अब इसमें 5th मंथ ऑप्शन नहीं है तो उसके नियरेस्ट है 6 मंथ, तो ये भी एक राइट चॉइस है। ठीक है, तो बच्चे का अपने बर्थ वेट से डबल कितने दिन में होता है? 5 to 6 मंथ में। एंजियोग्राफी इज एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ, एंजियोग्राफी जो एक एक्सरे विजुअलाइजेशन, एंजियोग्राफी से हम क्या देखते हैं? हार्ट, लंग्स, ब्लड क्लॉट्स या ब्लड वेसल्स? एंजियोग्राफी से हम देखते हैं ब्लड वेसल्स को। एमएमआर वैक्सीनेशन इज डन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट, एमएमआर वैक्सीनेशन किस चीज के लिए प्रोटेक्शन देता है? मीजल, मम्स, रूबेला, मीजल, मम्स, रेबीज, मीजल्स, मलेरिया, रेबीज या मेनिंजाइटिस, मम्स और रूबेला? तो इसका राइट आंसर है मीजल, मम्स और रूबेला से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट फॉर डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट होता है? मॉन्टोज टेस्ट, शिक डिसीज टेस्ट, विडाल टेस्ट या वीडीआरएल टेस्ट? तो इसके लिए होता है शिक टेस्ट। इसमें क्या करा जाता है कि जो डिप्थीरिया के टॉक्सिन्स हैं वो इंट्राडर्मली जैसे आम में डालते हैं और उसको 4 to 7 डेज के बाद देखते हैं कि वो कितना बड़ा है। अगर उसका साइज, स्वेलिंग और रेडनेस 5 to 10 mm से ज्यादा होता है, इट मींस वो डिप्थीरिया के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, उसकी बॉडी में कोई इम्यूनिटी नहीं है। ये टेस्ट तो शिक टेस्ट होता है डिप्थीरिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन सेल इज, कितने नॉर्मल ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं? 46, 48, 50 या 52? तो 46 होते हैं। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स ईच। उसके बाद है पैरासीटामोल इज नॉट गिवन टू पेशेंट्स हु इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम, किनको नहीं देते? लीवर डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर, लंग डिसऑर्डर या जीआईटी डिसऑर्डर? तो पैरासीटामोल हम किनको नहीं देते? जिनको लीवर डिसऑर्डर होता है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सक्रीशन लीवर से ही होता है। इसको जो मेडिसिन को डाइजेस्ट करता है वो कौन करता है? लीवर करता है। तो अगर वो पहले से काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो लीवर डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स को नहीं दिया जाता है। हु इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प, किसको कहते हैं लेडी विद द लैम्प? मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं? तो लेडी विद द लैम्प कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, द फाउंडर ऑफ नर्सिंग। Which is the most effective method of disposal of home hospital waste? जो हॉस्पिटल का वेस्ट जो भी होता है सामान, उसको डिस्पोजल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? बाय रिसाइकलिंग, बाय कंपोजिटिंग, डंपिंग या इंसिनरेशन? तो उसको हम करते हैं इंसिनरेशन से। ठीक है, हॉस्पिटल में बड़े बड़े इंसिनरेटर्स लगे हुए होते हैं जहां पे हम हॉस्पिटल वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कर पाते हैं। विच इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? अब किडनी की बेसिक फंक्शनल यूनिट यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल को क्या कहते हैं? रीनल कॉर्टेक्स, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस या रीनल मेडुला? तो इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, अब है द डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन इन ओल्डर पर्सन्स इज कॉल्ड, जो ओल्डर पीपल में जो उनकी मेमोरी या उनके दिमाग चलने वाली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है, ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता है, उस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? इंसोम्निया, पैरोनिया, अफेजिया या डिमेंशिया? तो उसको बोलते हैं डिमेंशिया। इसमें क्या होती है? उनकी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होती है, वो उतना अच्छे से अपना दिमाग नहीं चला पाते, अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते। तो डिमेंशिया में ये सारी प्रॉब्लम होती है और ये यूजुअली ओल्ड एज में होती है। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज एसोसिएटेड विद हाई फैट डाइट? अगर आप हाई फैट डाइट लेते हो तो कहाँ का कैंसर होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं? ओवरी कैंसर, लंग कैंसर, कोलन कैंसर या लीवर कैंसर? तो इसका राइट आंसर है कोलन कैंसर। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है इंसुलिन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड थ्रू ओरल रूट बिकॉज, इंसुलिन को हम ओरल रूट से क्यों नहीं देते हैं? इट कॉजेज जीआईटी ब्लीडिंग, इट कॉजेज नोजिया एंड वॉमिटिंग, इट इज डिस्ट्रॉयड बाय जीआईटी या नन ऑफ दीज? देखो क्यों नहीं देते हैं ओरल रूट से? क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो जाती है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। तो हमको इसको कैसे देना होता है? सबकुटेनियसली देना होता है। ठीक है, या फिर आईवी रूट से देते हैं, पर जीआईटी ट्रैक से यानी कि ओरली इंसुलिन की डोसेस नहीं दी जाती है। अब है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में इनमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है विटामिन ए।
अब हमारा है द फुल फॉर्म ऑफ एम्बू बैग। यस, एम्बू बैग जो हम रिससिटेशन के लिए यूज करते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एम्बूज का नाम नहीं है, उसकी एक फुल फॉर्म होती है। आर्टिफिशियल माउथ ब्रीदिंग यूनिट, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, एयरवे माउथ ब्रीदिंग यूनिट, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। ठीक है। द हार्ट बीट रेट ऑफ न्यू बोर्न बेबी इज जनरली, जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं उनकी हार्ट बीट कितनी होती है? 75 बीट्स पर मिनट, 80 बीट्स पर मिनट, 90 बीट्स पर मिनट, या 120 टू 140 बीट्स पर मिनट। जो न्यू बोर्न बेबी होती है उनकी जो हार्ट रेट होती है थोड़ी सी फास्ट होती है, तो दैट इज 120 टू 140 बीट्स पर मिनट नॉर्मल होता है उनके लिए। डाइसल्फाम इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, डाइसल्फाम किसकी ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? मलेरिया, एड्स, अल्कोहलिज्म, या मेनिया। डाइसल्फाम को यूज करते हैं हम अल्कोहलिज्म के लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये बहुत एक्सेसिव नोजिया एंड वॉमिटिंग ऐसी फीलिंग लाता है पेशेंट्स को। ऐसे होता है कि फिर हम ड्रिंक नहीं करेंगे, उसको प्रॉब्लम्स कॉज करती है, और उसको छुड़वाने के लिए ये हेल्प की जाती, मतलब हेल्प करती है ये मेडिसिन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन, देखो जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ से होता है? देखो एग ओवरी से रिलीज हुआ, उसके बाद फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, या वजाइना। फेलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होता है इसका। हेयर कलर इन ह्यूमन टर्न्स व्हाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट। देखो कलर के लिए, स्पेशली डार्क कलर के लिए कौन सा पिगमेंट जरूरी होता है? मेलानिन, मेलाटोनिन, बिलिरुबिन, या बिल्विरिडिन। तो इसके लिए होता है मेलानिन। मेलानिन की वजह से जो हेयर्स हैं वो ग्रे हेयर्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी से कौन सी बीमारी हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस, फ्लैग्रा, रिकेट्स, या क्वाशियोरकर। तो विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है द व्हाइट लाइंस फॉर्म्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो लोअर पार्ट में कुछ ऐसे व्हाइट व्हाइट लाइंस बन जाती हैं उनको क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी मास्क। ये कहाँ पे होता है? फेस पे होता है। लीनिया निग्रा ये पेट पे होती है बट एक स्ट्रेट लाइन में होती है। स्ट्राई ग्रेविडम, या नन ऑफ दीज। तो स्ट्राई ग्रेविडम कहते हैं जो लाइंस व्हाइट लाइंस फॉर्म होती है प्रेगनेंसी में। ठीक है, वो साइड में फॉर्म होती है बहुत सारी लाइंस प्रेगनेंसी में, जो स्ट्रेचिंग होती है एब्डोमेन की उसकी वजह से ये फॉर्म होती है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आपने स्टूडेंट लाइफ में भी पढ़ा होगा। न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम, या माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। अब है द मेन सिम्टम ऑफ पेमिफिगस। मेन सिम्टम पेमिफिगस बीमारी का क्या है? ये एक रेयर ऑटो इम्यून डिसीज होती है स्किन की, जिसमें ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, और क्या होता है? सोर्स, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें सोर्स हो जाते हैं। तो रेड स्पॉट्स, ब्लूइश स्पॉट्स, स्मॉल वेसिकल्स, या लार्ज वेसिकल्स। तो पेमिफिगस में क्या होते हैं? लार्ज वेसिकल्स फॉर्म। अब है नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन अडल्ट इज। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है अडल्ट का? 120/80, 120/100, 150/100, 150/60। देखो इनमें से सारों में कुछ किसी में हमारा सिस्टोलिक इंक्रीज है, किसी में डायस्टोलिक इंक्रीज है। तो परफेक्ट जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर वो कितना होता है? 120 to 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है अब चिकन पॉक्स इज कॉज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन बाय। अब चिकन पॉक्स किसके इन्फेक्शन से होता है? फंगई, बैक्टीरिया, वायरस, या प्रोटोजोआ। देखो चिकन पॉक्स सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए किससे होता है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है दैट इज वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो ये क्या है? वायरस है। फंगई, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इनमें क्या हुआ? वायरस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। हमारे जो मुंह में 4 तरह के दांत होते हैं, सीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, और मोरलर। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए, क्योंकि आगे वाले तो बाइटिंग, कटिंग, च्यूइंग इनके लिए यूज होते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग लास्ट चीज होती है जो कौन करता है? मोलर टीथ। ठीक है। अब है द फीलिंग ऑफ फीटस मूवमेंट बाय मदर इज नोन एज। जो बच्चे की मूवमेंट फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में फील होती है उसको क्या कहते हैं? डेवलपमेंट, पाल्मर साइन, हैगर साइन, या क्विकनिंग। देखो इस चीज को क्या कहते हैं? क्विकनिंग कहते हैं। क्विकनिंग में क्या होता है? मदर को खुद से फील होती है। अब इसकी टाइम ड्यूरेशन की बच्चे की मूवमेंट्स पेट के अंदर से फील होनी शुरू हो जाती है मदर को। तो इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है? 16 से 25 वीक पे ये फील होता है। अगर आप प्राइमरी ग्रेविडा हो तो आपको थोड़ा लेट पता चलता है, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। और अगर सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा जल्दी पता चलता है। तो राइट आंसर इज क्विकनिंग।
अब हम आगे देखते हैं। तो यही सब, अब ये सारे हमारे नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस हैं, इसके लिए हम अलग से वीडियोस बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखा हमने फुल पेपर आरआरबी का डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रही है, तो हमारे कमेंट में आप लिखिए अपना क्वेश्चन। और भी अगर कोई भी डाउट आपको इसके आरआरबी से रिलेटेड आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम इस तरह की वीडियोस और बना सके और आपको हेल्प कर सकें आपके एग्जाम में। थैंक यू।